Students, in this section we are going to study the process of translation. So what is basically translation? Translation is the synthesis of proteins from mRNA, and in this process what happens, the language in the form of nucleotides which is present in mRNA, उसी को हम क्या कहते हैं, the genetic code. So the language in the form of nucleotide sequence or in the form of genetic code which is present in the mRNA, that is converted in the form of amino acid sequences of the proteins. एंड एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में जो लैंग्वेज है एमआरएनए के अंदर, उस लैंग्वेज को अमीनो एसिड सीक्वेंस के फॉर्म में प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, और उसी प्रोसेस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन we first need to understand the structure of mRNA on which the process of translation exactly occurs. So if we see any mRNA, whether it is prokaryotic or eukaryotic, we will see general structure of mRNA. We won't specifically say that this is a prokaryotic or eukaryotic mRNA. It is a general mRNA. The structures present over here apply to both prokaryotic and eukaryotic mRNAs. तो यहाँ पे हर mRNA में एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है. स्पेशली प्रोकैरियोटिक mRNAs में जो 5 प्राइम एंड होता है उसके पास फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है. यूकैरियोट में इसका मॉडिफिकेशन होके यहाँ पे एक 5 प्राइम कैप लगता है, दैट इज अनदर थिंग. एंड 3 प्राइम एंड जो होता है हर न्यूक्लिक एसिड में, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, फ्री न्यूक्लियोटाइड ऑफ द, मतलब वन जिसका वन एंड फ्री है, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड, उसके फ्री साइड में एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. तो ये यूकैरियोटिक एमआरएनए में भी होता है, चाहे यूकैरियोटिक एमआरएनए में पोली ए टेल भी हो, तो पोली ए टेल का जो लास्ट एडेनिन होगा उसका जो फ्री एंड होगा दैट विल बी कैरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यूकैरियोट में भी जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होगा इस एमआरएनए के अंदर, उसके लास्ट एंड में, मतलब 3 प्राइम एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. सो दीज आर द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स ऑफ आरएनएस. नाउ 5 प्राइम एंड से कुछ सीक्वेंस ट्रांसलेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बट इट डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन फॉर अमीनो एसिड्स. मतलब यहाँ पे कोडॉन्स नहीं होते हैं जो अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करे. तो इस रीजन को जो ट्रांसलेट नहीं होता है इनटू द अमीनो एसिड सीक्वेंस, इसको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन. एंड ऐसा ही एक अनट्रांसलेटेड रीजन 3 प्राइम एंड में भी होता है आफ्टर द स्टॉप कोडॉन. सो एट द 5 प्राइम एंड बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड एट द 3 प्राइम एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन, there are some regions which are not translated into the protein, into the amino acid sequences, and these regions are, that is why called as untranslated regions. So जो untranslated region 5 प्राइम एंड में है उसको हम 5 प्राइम यूटीआर कहेंगे, untranslated region, एंड जो 3 प्राइम एंड में है उसको हम 3 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम untranslated region कहते हैं. But these untranslated regions, both 5 prime and 3 prime UTRs, they are necessary for the process of translation to occur. और ये कैसे प्रूव होता है? सपोज हमने किसी एमआरएनए में से, चाहे वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो, ये 3 प्राइम एंड या 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन डिलीट कर दिया, निकाल दिया यहाँ पे से एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करके, और सिर्फ इतने ही एमआरएनए का इन विट्रो ट्रांसलेशन करने की हमने कोशिश की बाय प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स, अमीनो एसिड्स, then ribosomes, energy in the form of ATP, etc. तो इतने mRNA का ट्रांसलेशन कभी नहीं होगा, सेल के अंदर भी नहीं, सेल के बाहर इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम में भी नहीं. तो इसका मतलब ये है कि अगर mRNA फुल लेंथ होता तो ट्रांसलेशन होता है, लेकिन mRNA का अगर 3 प्राइम एंड हम रिमूव करते हैं तो देयर इज नो ट्रांसलेशन. दैट मीन्स दिस अनट्रांसलेटेड रीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. इसी तरीके से 5 प्राइम यूटीआर का भी इंपॉर्टेंस हम प्रूव कर सकते हैं. इफ वी डिलीट दिस रीजन of the gene or of the mRNA, the remaining mRNA is unable
to be translated into the protein. Okay, so that is why this region is also necessary for the process of translation. और हम यहाँ पे उसका significance देखेंगे भी कि 5 prime untranslated region में there is a specific sequence, and that specific sequence is basically called as ribosome binding site. मतलब 5 prime untranslated region में ribosome bind होता है for the process of translation. जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होना हो तो डीएनए के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होना जरूरी है ऑन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होना हो तो प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होना जरूरी है क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन करता है. उसी तरीके से ट्रांसलेशन करने वाला जो कैटालिस्ट है, जो एंजाइम है, दैट इज राइबोसोम, एंड इसलिए एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना है इनटू द प्रोटीन, तो एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम का बाइंड करना बहुत जरूरी है. तो हर ट्रांसलेशन प्रोसेस में राइबोसोम जिस सीक्वेंस के ऊपर इनिशियली बाइंड होता है ऑन द एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम बाइंडिंग साइट, इन शॉर्ट, इन जनरल. आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि द राइबोसोम बाइंड्स डायरेक्टली ऑन द कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, बट ऐसा कभी नहीं होता है. द राइबोसोम नेवर बाइंड्स डायरेक्टली ऑन द स्टार्ट कोडॉन, इट फर्स्ट बाइंड्स on the ribosome binding site which is present on the 5 prime untranslated region. अब 5 prime untranslated region के ऊपर जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है उसमें कंप्लीट राइबोसोम कभी बाइंड नहीं होता है, उसमें राइबोसोम का सिर्फ स्मॉल सा यूनिट बाइंड होता है. सपोज अगर ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन होना है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मतलब 70S राइबोसोम का जो छोटा सब यूनिट होता है 30S सब यूनिट that binds on this ribosome binding site. एंड अगर ये mRNA यूकैरियोट का है, यूकैरियोट में ट्रांसलेशन हो रहा है, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 80S, उस राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट होता है 40S, that 40S सब यूनिट्स binds on the ribosome binding site. और ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स है उनके अलग अलग नाम होते हैं इन प्रोकैरियोटिक एंड इन यूकैरियोटिक एमआरएनएस. प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में ऐसा राइबोसोम बाइंडिंग साइट सबसे पहले शाइन डलगार्नो नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था. इसलिए इस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बाइंडिंग साइट को हम शाइन डलगार्नो सीक्वेंस या एसडीएस सीक्वेंस ऐसा कहते हैं. एंड यूकैरियोटिक 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में ऐसा राइबोसोम बाइंडिंग साइट सबसे पहले फाइंड आउट किया था कोजाक नाम के साइंटिस्ट ने. इसलिए इस यूकैरियोटिक राइबोसोम बाइंडिंग साइट को हम कहते हैं कोजाक सीक्वेंस. तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट शाइन डलगार्नो सीक्वेंस के ऊपर 30S सब यूनिट बाइंड होता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ द 70S राइबोसोम. एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक कोजाक सीक्वेंस 40S सब यूनिट, दैट इज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम बाइंड्स. ओके, and then these small subunits of the ribosomes, they move on the mRNA and they read the sequence on the mRNA. मतलब they scan or search for the initiation codon or the start codon on the mRNA, and when the scanning is completed and they reach the start codon, they stop there. The small subunits, they stop there, and after the small subunits stop on the start codon, then the remaining assembly, that is initiator transfer RNA and the large subunit of the ribosome, they come, they join the small subunit of the ribosome, and then the process of translation starts. And this is a stop codon. So the region from the start codon to the stop codon actually carries the information in the form of codons for the incorporation of amino acids into the protein. And this region which actually carries the genetic code is called as cistron. So cistron is a sequence on the DNA and also on the RNA which actually has the information for the production of a polypeptide or a protein. Okay, so this is the structure of the mRNA in general. Now we can discuss how the process of translation occurs over this mRNA with the help of ribosome and transfer RNA. We will see that in the next section.
Okay, student. So we studied the structure of mRNA, which is the first requirement for the process of translation. The second requirement for the process of translation is activated amino acids and charged transfer RNAs. So transfer RNAs bring the amino acids from the cytoplasm towards the ribosome. The process of translation may occur in the cytoplasm in eukaryotes, or it also may occur on the rough endoplasmic reticulum. In case of bacteria, the process of translation occurs in the cytoplasm itself. In case of eukaryotes, there are different sites of translation. न्यूक्लियर जीन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उन जीन्स से जो एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए का ट्रांसलोकेशन मतलब उसका ट्रांसपोर्ट पहले साइटोप्लाज्म में होता है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, उस एमआरएनए का आइदर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के ऊपर ट्रांसलेशन होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है वहां पे ट्रांसलेशन होता है. एंड उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एमआरएनए बन के ट्रांसलेशन होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट के जीन्स से जो एमआरएनएस बनेंगे उनका ट्रांसलेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा. सो दीज आर 4 डिफरेंट साइट्स of translation in eukaryotes, but we generally talk about the translation of nuclear genes which occurs either in the cytoplasm or on the rough endoplasmic reticulum. So translation कहीं पे भी हो, जो amino acids होते हैं सेल के अंदर, they are generally present in the form of in the cytoplasm in the form of amino acid pool. And अगर amino acid अकेले पड़े हुए हैं तो they are inactive amino acids not ready for translation. So for amino acids to get ready for the process of translation, they must first get attached on the 3' end of the transfer RNA. And कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड के ऊपर अटैच करने के लिए एक एंजाइम होता है, एंड दैट एंजाइम is called as amino acyl transfer RNA synthetase, because it synthesizes the complex of amino acid and transfer RNA. That is why the enzyme is called as amino acyl transfer RNA synthetase. जैसे अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनएज होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अपने अपने खुद के अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेजेस भी होते हैं. तो दिस इज ए जनरल ट्रांसफर आरएनए whose 5' end is present here, and this is the 3' end where a specific sequence is present in the single stranded form, that is CCA. and 3' एंड के ऊपर जो CCA सीक्वेंस होगा, मतलब जो लास्ट वाला एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके ऊपर उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके उसके ऊपर अमीनो एसिड अटैच किया जाता है बाय अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज बाय फॉर्मिंग ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड and the 3' end of the transfer RNA. And this process of attachment of amino acid on the transfer RNA 3' end is called as activation of amino acids, or it is also called as charging of transfer RNA. जैसे अमीनो एसिड अकेला हो तो इनएक्टिव है, लेकिन ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड के ऊपर बाइंड होने के बाद ये एक्टिव हो गया. वैसे ट्रांसफर आरएनए अकेला है तो वो अनचार्ज्ड है, ऐसा हम कहते हैं. एंड किसी ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड के ऊपर अगर अमीनो एसिड अटैच होता है तो वी से दैट द ट्रांसफर आरएनए इज चार्ज्ड. So for the process of translation, we require activated amino acids which are bound to the transfer RNA, and charged transfer RNA is carrying the amino acids on the 3' end. Okay, so that was the second requirement. The third requirement is the ribosome, whose function we will discuss along the process of translation. So now we will study how the translation process exactly occurs. So this is the mRNA, whose structure we already discussed. Now what happens, translation also occurs in 3 stages. The first stage is initiation, second is elongation, and third is the termination process of translation. So in the first step, that is initiation, as I already said, the small subunit of the ribosome binds on the ribosome binding site, which may be Shine-Dalgarno sequence in case of prokaryotes and Kozak sequence in case of eukaryotes. Now, once the ribosome small subunit binds on the ribosome binding site, it scans for the start codon, and once it finds the start codon,
it remains bound here in the region of the start codon. तो प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा स्मॉल सबयूनिट निकाला था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया है, बट दिस इज द सेम स्मॉल सबयूनिट ऑफ द राइबोसोम. अगर ये प्रोकैरियोट का है तो 30S है, यूकैरियोट का है तो 40S है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज सेम almost both in case of prokaryotes and eukaryotes. That is why we are discussing it in general. सिर्फ कुछ फैक्टर्स अलग होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन में, एंड वैसे भी those factors are not there in your syllabus. So the process of translation becomes similar both in case of pro and eukaryotes. That is why we are discussing here in general the process of translation which applies to both pro and eukaryotes. Now, once the small subunit of ribosome is bound to the start codon AUG, which encodes for methionine, what happens? The next molecule that comes on the start codon is transfer RNA, which brings methionine amino acid. क्योंकि AUG codon मेथियोनाइन अमीनो एसिड को एनकोड करता है, तो जो ट्रांसफर आरएनए इस AUG के साथ बेस पेयरिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स एंटीकोडन, दैट इज CAU in this case, that will bring methionine amino acid towards the mRNA of the ribosome. And this transfer RNA, which recognizes AUG start codon, is a special transfer RNA that is called as initiator transfer RNA, क्योंकि हर बार इनिशिएशन करने के लिए ट्रांसलेशन का इसी तरीके का स्पेशल ट्रांसफर आरएनए होता है. कोई भी ट्रांसफर आरएनए आके ट्रांसलेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, एंड देयर इज अ डेडिकेटेड ट्रांसफर आरएनए फॉर इनिशिएशन कॉल्ड एज इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए. सो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनएज ऑलवेज ब्रिंग मेथियोनाइन टुवर्ड्स द राइबोसोम फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. नाउ वंस द सेकेंड पार्ट, दैट इज activated amino acid along with the initiated transfer RNA, charge transfer RNA, join the small subunit. Then next comes the large subunit of the ribosome. Large subunit बाद में आता है, and then it joins the party for the process of translation. And once the large subunit comes and joins the small subunit and initiated transfer RNA, 3 sites are synthesized or created within the complete structure of the ribosome, completely assembled ribosome, and these 3 sites are A site, P site and E site. We will understand what is the meaning of A, P and E later on. So this is how these 3 sites are produced after the complete assembly of the ribosome on the mRNA. तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ए साइट है ये एम्प्टी पड़ा हुआ है. ए साइट जो है सेकंड कोडन जिसके अंदर है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे भी एक ट्रांसफर आरएनए आता है which recognizes the second codon. In this case that second codon is UUC. तो यहाँ पे जो आने वाला ट्रांसफर आरएनए है that transfer RNA will bring phenylalanine amino acid along with it, because if you see the genetic code table, UUC codon on the mRNA is responsible for addition of phenylalanine into the protein, मतलब it encodes for phenylalanine. So यहाँ पे UUC के लिए जो एंटी कोडॉन होना चाहिए ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, that will be C के सामने it will be guanine, U के सामने there will be adenine, and here also there will be adenine in front of this U. So इस तरीके से कोडॉन एंटी कोडॉन एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग करेंगे, and this transfer RNA will bring phenylalanine amino acid for the process of translation. तो ये A साइट है जिसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, और यहाँ पे आ गया phenylalanine amino acid with the 3' end of the transfer RNA. So when both the sites A and P sites are occupied by 2 transfer RNAs, then the catalytic activity of the ribosome gets activated or started.
सो राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है उसके अंदर एक लार्ज राइबोसोमल आरएनए होता है. इन केस ऑफ बैक्टीरिया दैट लार्ज राइबोसोमल आरएनए is 23S ribosomal RNA, and in case of eukaryotes it is 28S ribosomal RNA. These are the catalytic RNAs or ribozymes, RNA enzymes. तो प्रोकैरियोटिक आरएनए में ये 23S राइबोसोमल आरएनए कैटालिटिक या एंजाइमेटिक काम करता है. यूकैरियोट्स में 28S ribosomal RNA, the part of the large subunit is the catalytic or enzymatic RNA, and that is why they are called as ribozymes. तो अब ये कौन सा enzymatic activity करते हैं ये हमको देखना है. तो when the two sites A and P they are occupied by the transfer RNAs having amino acids with them, this activity of the large subunit gets activated and it breaks the bond between the amino acid and the 3' end of the transfer RNA which are present in the P site of the ribosome. फिर यहाँ पे ये जो अमीनो एसिड ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से फ्री हो गया, that amino acid is transferred over the amino acid present in the A site of the ribosome. तो इस तरीके से अब A साइट के ऊपर जो राइबोसोम है, सॉरी A साइट के ऊपर जो अमीनो एसिड है उसके ऊपर ये अमीनो एसिड आके अटैच हो गया, दैट इज मेथियोनिन. और ये अमीनो एसिड पहला अमीनो एसिड है, इसका एन टर्मिनस फ्री होगा. जो लास्ट वाला अमीनो एसिड ऐड होगा उसका सी टर्मिनस फ्री होगा. तो पहले अमीनो एसिड एंड सेकंड अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट किया जाता है बाय द राइबोजाइम या कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, एंड दिस बॉन्ड इज नथिंग बट द पेप्टाइड बॉन्ड. सो दो अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो यहाँ पे कैटालिस्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. तो इसलिए इस कैटालिस्ट को या इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हम कहते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है एंड यहाँ पे अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में बनेगा तो उसको ट्रांसफर करता है ऑन द नेक्स्ट अमीनो एसिड. इसलिए हम इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कहते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी. So peptidyl transferase activity is responsible for formation of peptide bonds between the adjacent amino acids, and this peptidyl transferase activity is carried out by 23S ribosomal RNA of the large subunit of bacteria and 28S ribosomal RNA of the large subunit of eukaryotic ribosome. Okay, तो इस तरीके से ये इनिशिएशन होने के बाद पहले दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए. फिर क्या होता है, राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड से आगे शिफ्ट होता है. इनिशिएशन इज ओवर, नाउ द राइबोसोम टेक्स 1 स्टेप अहेड, और उसका एक स्टेप 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, मतलब ये 3 न्यूक्लियोटाइड से आगे चलता है. तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो पी साइड में AUG था वो पी साइड के बाहर आता है. जो ए साइड में UUC कोडन सेकंड कोडन है दैट कम्स इनटू द पी साइड. यू कैन सी दैट हियर पी साइड में जो AUG साइड कोडन था वो बाहर गया. ए साइड में जो UUC साइड कोडन था या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था वो पी साइड में आ गया. एंड नेक्स्ट कोडन, थर्ड कोडन जो एक्चुअली राइबोसोम के बाहर था वो राइबोसोम के ए साइड के अंदर आ गया. तो ए साइड, अभी सपोज ये स्ट्रक्चर नहीं है प्रेजेंट ऐसा कंसिडर करो, तो इतना स्ट्रक्चर जो पीस ए साइट में था वो एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर होगा. और ये ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर यह मेथियोनिन नहीं है, ये मेथियोनिन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये अमीनो एसिड ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. तो दिस ट्रांसफर आरएनए इज नाउ अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए. तो ये ट्रांसफर आरएनए अलॉन्ग विद दिस कोडन इट विल एंटर इनटू द ई साइट ऑफ द राइबोसोम. ओके, तो ये जो ए साइट होता है इसको हम अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट बोलते हैं,
ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब एम्प्टी होता है तो इसमें अमीनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए आता है। तो यहाँ पे फिनाइलएलेनिन अमीनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए बाइंड हो गया था, तो अमीनोसाइड ट्रांसफर आरएनए वहां पे बाइंड होता है, इसलिए इसको हम अमीनोसाइड ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट बोलते हैं, मतलब ए साइट बोलते हैं। जो पी साइट होता है उसके ऊपर जनरली क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए होता है, मतलब पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए होता है, इसलिए इस साइड का नाम होता है पी साइट। पी स्टैंड्स फॉर पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। ओके, एंड जो ई साइट होता है यहां से ये अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के बाहर निकल जाता है, दैट इज व्हाई दिस ई साइट इज एक्चुअली एग्जिट साइट for the uncharged transfer RNA. Okay, that E site is present somewhere here in this ribosome. Okay, तो इनिशिएशन स्टेप में पहले दो अमीनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, फिर राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड से आगे चल दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। व्हेन राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड से मतलब एक कोडन से आगे जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होके क्या हो गया, स्टार्ट कोडन इधर आ गया, ये अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ गया, जिसके ऊपर अब ये उसका एंटीकोडन है CAU, एंड इसके ऊपर कोई अमीनो एसिड नहीं है, मतलब ये अनचार्ज्ड है। एंड जो ए साइट थोड़ी देर के लिए एम्प्टी था, उसके ऊपर एक ट्रांसफर आरएनए आएगा, एंड द ट्रांसफर आरएनए विल ब्रिंग लाइजीन अमीनो एसिड इनटू दिस ए साइट। ओके, तो AAA कोडॉन के लिए UUU एंटीकोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा, एंड उस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर लाइजीन अमीनो एसिड होगा, बिकॉज AAA इन द जेनेटिक कोड इनकोड्स फॉर लाइजीन अमीनो एसिड। तो बेसिकली क्या होगा, जब लाइजीन यहाँ पे आएगा अलॉन्ग विद दिस ट्रांसफर आरएनए, तो ये देखो आप देख रहे हो कि दिस इज अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, इसलिए इस साइड को हम ए साइड बोल रहे थे, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। तो अगेन व्हेन बोथ P and A sites are filled with the amino acid transfer RNA, लार्ज सब यूनिट का ये राइबोसोम एक्टिविटी मतलब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी अगेन ऑन होता है, एंड इट ब्रेक्स दिस bond, ester bond present between the 3' end of the peptidal transfer RNA and the amino acid which is attached on the 3' end. तो अब ये दो अमीनो एसिड which are already joined with each other with the help of a peptide bond, they are taken from here on from the P side and they are attached on the ribosome of the E side. तो अब इस फिनाइल अलेनिन का लाइजीन के साथ बाइंडिंग होता है with the help of peptide bond, and this methionine was already attached with the phenylalanine with the help of the first peptide bond. तो पहले पेप्टाइड बॉन्ड से दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए, सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से अब 3 अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे बनता है, सपोज दिस इज अमीनो एसिड 1 कंटेनिंग R1 R चेन, एंड दिस इज अमीनो एसिड 2 कंटेनिंग R2 R चेन। यहाँ पे प्लस लिखा है इनके बीच में, मतलब अभी ये दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के से सेपरेट है। सपोज ये P साइट में है पहला अमीनो एसिड, एंड ये A साइट में है सेकंड अमीनो एसिड। तो व्हाट हैपेंस, इनके बीच में से पहले अमीनो एसिड का OH ग्रुप फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड सेकंड अमीनो एसिड का हाइड्रोजन फ्रॉम द NH2 ग्रुप, दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे एक कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, एंड उसकी वजह से दिस कार्बन ऑफ द फर्स्ट amino acid is attached with this nitrogen of the second amino acid. तो यहाँ पे से water molecule निकल जाएगा, and there will be formation of a bond between the first and the second amino acid, and this bond basically is the peptide bond. And we already studied the characteristics of the peptide bond when we studied the biomolecules chapter, that peptide bond is rigid, it does not allow any rotation, यहाँ पे कोई रोटेशन अलाउ नहीं किया जाता है, एक्सेट्रा। ओके, तो दिस इज हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड्स। एंड यहाँ तक अब
तीन अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए, तो यहां से आगे टिल द स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन कम्स, द प्रोसेस कंटिन्यूज इन द सेम फैशन। मतलब अब यहाँ पे राइबोसोम और एक कोडॉन से आगे जाएगा, 3 न्यूक्लियोटाइड से आगे जाएगा, तो ए साइट में अब यूजीजी कोडॉन रहेगा, और ये ट्रांसफर आरएनए कंटेनिंग दीज 3 अमीनो एसिड्स, इट विल बी शिफ्टेड इनटू द पी साइट, एंड पी साइट में अब जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि यहाँ से मेथियोनिन एंड फिनाइल आरएनए यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो ये जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए होगा, अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा, दैट विल एंटर इनटू दिस ई साइट, एंड ई साइड में जो ऑलरेडी ट्रांसफर आरएनए है, इट विल एग्जिट फ्रॉम द ई साइड आउट ऑफ द राइबोसोम। ओके, तो ये प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे से बॉन्ड ब्रेक होगी, ये 3 अमीनो एसिड यूयूजी कोडॉन के लिए जो अमीनो एसिड ए साइड में होगा उसके ऊपर अटैच किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो यूयूजी encodes for tryptophan amino acid. So fourth amino acid will be added with the third amino acid lysine, and that will be tryptophan. Then CCU के लिए अमीनो एसिड होता है प्रोलीन, तो ट्रिप्टोफैन के साथ फिर प्रोलीन ऐड किया जाएगा, फिर प्रोलीन के साथ ग्लाइसिन ऐड किया जाएगा विच इज एनकोडेड बाय GGC, एंड इस तरीके से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यहाँ तक इलोंगेशन चलेगा, एंड फाइनली देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन दैट वी विल सी after a short, after we write the information on the board in the next section. Okay, so now we have to study the last step of translation, that is termination of translation. तो इनिशिएशन में क्या हुआ कि AUG कोडॉन के ऊपर स्मॉल सबयूनिट देन इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए एंड लार्ज सबयूनिट आके बाइंड हो गए। देन जो सेकंड कोडॉन था वो ए साइट में रहता है। इनिशियली द इनिशिएटर कोडॉन और द स्टार्ट कोडॉन इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन द पी साइट, और सेकंड कोडॉन के ए साइट के सामने, ए साइट के अंदर वहां पे सेकंड अमीनो एसिड आता है अलॉन्ग विद द ट्रांसफर आरएनए एंड इनिशिएशन होता है। देन the first 2 amino acids are added or attached with each other with the help of peptide bond, and then ribosome translocates itself, and during each translocation it moves ahead by 3 nucleotides or 1 codon, and जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो एक एक अमीनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करता है। AUG के लिए मेथियोनाइन ऐड किया, UUC के लिए फिनाइल एलेनिन ऐड हो गया, AAA के लिए लाइजीन ऐड हो गया। हर बार when the next amino acid is added to the previous amino acid, a peptide bond is created between the 2 amino acids, and then इस लाइजीन के सामने ट्रिप्टोफैन ऐड हो गया which is encoded by UGG. then CCU कोडॉन के लिए ट्रिप्टोफैन के सामने प्रोलीन ऐड हो गया, and finally GGC कोडॉन के लिए ग्लाइसिन ऐड हो गया into the polypeptide chain, and the mechanism of transfer of the peptide chain from the P side to the A side is same during every step of the elongation. तो इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोडॉन्स के लिए 6 अमीनो एसिड्स ऐड हो गए with the help of 5 peptide bonds. Okay, so now at the last the ribosome has UAA, a stop codon in its A side. P side में तो पोलीपेप्टाइड चेन है, और यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है इसीलिए हम इसको पेप्टिडील ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एंड पेप्टिडील ट्रांसफर आरएनए जिस साइड में होता है इसलिए उस साइड को हम पी साइट बोलते हैं। ओके, तो अब क्या होना है कि यहाँ पे देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए बेसिकली फॉर द स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इसलिए whenever stop codon comes into the A side, the stop codon may be UAA, it may be UGA, or it may be UAG. Out of the 3 stop codons, it can be anything, but it will be only one at one time on one mRNA. So in this mRNA, suppose there is UAA as a stop or termination codon, उसको हम nonsense codon भी कहते हैं। तो whenever the stop codon comes into the A side of the mRNA, no transfer RNA comes there, the A site remains empty for a while, and इस empty A site में फिर एक
प्रोटीन आके बाइंड होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज रिलीज फैक्टर, बिकॉज दिस protein when enters into the A site and binds into the A site, it is responsible for the release of the polypeptide chain. That is why it is called as a release factor. तो जब यहाँ पे ये प्रोटीन आके बाइंड होता है, सपोज ये इस तरीके का कोई प्रोटीन है जो यहाँ पे आके बाइंड हो गया ऑन टू द ए साइट ऑफ द राइबोसोम, तो राइबोसोम को ऐसा फील होता है कि जैसे ए साइट में कोई ट्रांसफर आरएनए ही आ गया अमीनो एसिड को लेके, तो वो उसका नॉर्मल एक्टिविटी करता है. उसका नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है? Cutting the covalent bond between the lastly added amino acid and between the 3' end of the transfer RNA to which that amino acid was attached, and then it transfers this released or free polypeptide chain over the amino acid which is present on the A site of the ribosome. ये उसका नॉर्मल प्रोसेस है. तो नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये यहाँ से जब रिलीज फैक्टर यहाँ पे आता है, द ribozyme activity, peptidine transferase activity cuts this bond between this amino acid and the 3' transfer RNA end, and it tries to transfer this polypeptide chain over here. But जब इस polypeptide chain को यहाँ पे लाया जाता है onto the A site, तब राइबोसोम को रिकॉग्नाइज होता है कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आगे कोई NH2 ग्रुप ही नहीं है जो इसके COOH ग्रुप के साथ कंडेंस होके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर सके, क्योंकि यहाँ पे कोई अमीनो एसिड फ्री अमीनो एसिड आया ही नहीं है कंटेनिंग द फ्री NH2 ग्रुप. तो इसलिए फिर यहाँ से अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होता है बिकॉज इट इज नॉट एबल टू बाइंड ऑन द ए साइड. तो इस तरीके से प्रोटीन कंप्लीटली बन गया जितना बनना चाहिए था. 6 कोडॉन्स अगर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं तो 6 अमीनो एसिड वाला पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनेगा एंड इट शुड बी रिलीज. तो ये रिलीज फैक्टर इसको रिलीज करने के लिए हेल्प करता है. तो वंस द पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज ओवर, इट इज टर्मिनेटेड, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन. एंड आफ्टर द पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज, the 2 subunits of the ribosome, the small and large subunits, they must also be released or dissociated from the mRNA because they can be used for the translation of another mRNA because they are enzymes and enzymes have turnovers, so they catalyze several biochemical reactions without getting consumed. So ये enzyme यहाँ पे stuck नहीं होना चाहिए इसी mRNA के ऊपर, तो ये यहाँ से रिलीज होने के लिए फिर राइबोसोम रिलीज फैक्टर्स भी आते हैं. तो ये रिलीज फैक्टर होता है फॉर द रिलीजिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन राइबोसोम को रिलीज करने के लिए भी कोई राइबोसोम रिलीज फैक्टर्स होते हैं, RRF जिनको हम कहेंगे. एंड व्हेन दे कम हियर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द 2 subunits फ्रॉम द mRNA, फॉर द रिलीज ऑफ द 2 subunits ऑफ द राइबोसोम फ्रॉम द mRNA, एंड दैट मार्क्स द एंड or the termination of the process of translation. Okay, so this is how translation occurs both in prokaryotes and in eukaryotes. Okay, so we will stop here. In the next section we will discuss about regulation of gene expression. Thank you.